CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 7, वर्षा बहार। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। मुकुटधर पांडेय। भाई, इसने तो हंस उड़ा दिए। यहां इस पृष्ठ पर वर्षा से संबंधित एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। चित्र में दो ओर पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी के ऊपर एक बालक और बालिका रंग बिरंगी छतरी लिए नृत्य कर रहे हैं। दूसरी ओर की पहाड़ी के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं, जिनसे एक पानी की धार बहती हुई नीचे आ रही है। पहाड़ी के नीचे हरियाली है और वहां कुछ बालक बालिकाएं एक कुत्ते के साथ वर्षा में भीगते हुए आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे की ओर एक पुरुष और एक महिला छाता लिए चल रहे हैं। चित्र के अगले भाग की ओर एक बालक छाता लिए चल रहा है, वहीं एक दूसरा बालक केले के पत्ते को लिए स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक बालिका और एक पुरुष कपड़े अथवा पॉलीथीन के माध्यम से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए हंसों की कतार जा रही है। भूमि पर एक मेंढक बैठा हुआ है और एक मोर अपने पंखों को फैलाए वर्षा को निहार रहा है। पृष्ठ संख्या 84, कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडेय का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडेय का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। यहाँ मुकुटधर पांडेय का एक रेखाचित्र दिया गया है। रेखाचित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1895 और मृत्यु वर्ष 1989 अंकित है। पृष्ठ संख्या 85, पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। 2. नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग
वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। 3. कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। 4. सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बालक बालिकाएं रंग बिरंगी छतरियां लिए वर्षा का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। ख. हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क. फिरते लखो पपीहे, हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। ख. चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। यहाँ एक मोर का चित्र है। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ स्तंभ 1 में दी गई हैं। उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों का स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। स्तंभ 1 से संबंधित पंक्तियां हैं। 1. पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। 2. चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। 3. तालों में जीव जलचर, अति हैं प्रसन्न होते। 4. फिरते लखो पपीहे, हैं ग्रीष्म ताप खोते। 5. खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है। 6. चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। स्तंभ 2 से संबंधित पंक्तियां हैं। 1. वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। 2. वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। 3. वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। 4. हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। 5. वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। 6. ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क. कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? ख. बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। यहां दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के 2 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक तालाब है और वर्षा का जल उसमें गिर रहा है। तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं और तालाब के किनारे एक पक्षी और एक मेंढक बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 87। ग. कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, इसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। घ. खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? अण.
कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ख, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। संकेत: आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। ग, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीव ग, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में उड़ते हुए हंसों की एक कतार है। आपकी रचनाएं। क, कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। ख, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। ग, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों। रिपीट, पृष्ठ संख्या 88। शब्द से जुड़े शब्द। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द यहां दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आपकी सुविधा के लिए वर्षा से संबंधित एक शब्द उत्साह दिया गया है। अब आप अपनी विवेकानुसार दिए गए 6 रिक्त स्थानों में वर्षा से जुड़े शब्दों को लिखिए। कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। यहाँ वर्षा बहार को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक जंगल का चित्र है। घनघोर वर्षा हो रही है। चारों ओर हरियाली है। बहुत सारे पेड़ हैं। जगह जगह फूल खिले हुए हैं। बीचों बीच एक तालाब है जिसमें बत्तख तैर रही हैं और एक बगुला खड़ा हुआ है। तालाब के किनारे एक मेंढक और एक पक्षी पत्थर पर हैं। एक ओर एक हिरन इन्हें देख रहा है और एक मेंढक इनकी ओर मुंह कर कर बैठा है। पृष्ठ संख्या 89। कविता का सौंदर्य। क, यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जंच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। रिक्त स्थान बहार के मन को लुभा रही है। संकेत के लिए कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं: बारिश, बरसात, बरखा, वृष्टि। पंक्ति संख्या 2। रिक्त स्थान में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। संकेत शब्द हैं आकाश, गगन, अंबर, व्योम। पंक्ति संख्या 3। बिजली चमक रही है। रिक्त स्थान गरज रहे हैं। शब्द संकेत हैं मेघ, जलधर, घन, जलद। पंक्ति संख्या 4। रिक्त स्थान बरस रहा है।
झरने भी ये बहे हैं। शब्द संकेत हैं जल, नीर, सलिल, तोय। ख, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जंच रहे हैं और क्यों। विशेषण, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनें अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। क, यहां दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक पंक्ति और उसके समक्ष विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके 3 स्तंभ हैं। स्तंभ के पहले भाग में पंक्ति, दूसरे में विशेषण और तीसरे भाग में विशेष्य शब्दों के लिए उपयुक्त स्थान दिया गया है। पंक्ति 1, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आपकी सुविधा के लिए विशेषण शब्द दिया गया है अनूठी और विशेष्य के लिए शब्द दिया गया है छटा। पंक्ति संख्या 2, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। अब आप इसके समक्ष विशेषण और विशेष्य शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। पंक्ति संख्या 3, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब आप समक्ष दिए गए रिक्त स्थानों में विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। पंक्ति संख्या 4, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। अब आप विशेषण और विशेष्य शब्द इस पंक्ति से ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक झरने का चित्र है जो वर्षा के जल से और अधिक विस्तार में बह रही है। पृष्ठ संख्या 90। ख, यहाँ दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। यहाँ प्रत्येक शब्द के आगे 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक विशेष्य के लिए आपको 2 विशेषण सोचकर लिखने हैं। 1, वर्षा, 2, पानी, 3, बादल, 4, डालियां, 5, गुलाब। ऋतु और शब्द, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। यहाँ दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहाँ ऋतुओं से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं धूप, लू, बयार, हिमपात, वृष्टि, पाला, ताप, जाड़ा, झड़ी, ठिठुरन, धुंध, कोहरा, आंधी, उमस, हरियाली, बहार, तपन, जेठ, सावन, रिमझिम, शीतलता, ओस, ठंडक, बादल फटना, कड़ाके की ठंड। अब इन शब्दों से आपके मन में कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, ये आप कल्पना कीजिए और इसी के अनुसार आगे दिए गए ऋतुओं के समक्ष इन शब्दों को लिखिए। संकेत संख्या 1, वसंत ऋतु, सामान्यतः मार्च अप्रैल। अब आप वसंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 2, ग्रीष्म ऋतु, सामान्यतः मई जून। अब आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 3, वर्षा ऋतु, सामान्यतः जुलाई अगस्त। अब आप वर्षा ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 91। संकेत संख्या 4, शरद ऋतु, सामान्यतः सितंबर अक्टूबर। अब आप
शरद ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 5, हेमंत ऋतु, सामान्यतः नवंबर दिसंबर। अब आप हेमंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 6, शिशिर ऋतु, सामान्यतः जनवरी फरवरी। अब आप शिशिर ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। यहां एक चित्र है जिसमें एक पेड़ का चित्र है। पेड़ के अलग अलग भागों को अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें अलग अलग ऋतु में एक पेड़ के अलग अलग स्वरूपों को दिया गया है। पृष्ठ संख्या 91, पाठ से आगे आपकी बात। क, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? ख, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। ग, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं? घ, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? अण, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक मुर्गी का चित्र है जो वर्षा से बचाने के लिए अपने चूजों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी है। पृष्ठ संख्या 92, साक्षात्कार। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। क, अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। संकेत, आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हैं? आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं? आदि। ख, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है। अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बिल्ली वर्षा के जल के भरने से उसके ऊपर छतरी को उल्टा किए तैर रही है और कुछ गा रही है। वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। ख, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देते हैं? क्यों, पता कीजिए। ग, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए? घ, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए अनुभव किया है? संकेत, चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। वर्षा में ध्वनियां। क, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। ख, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं। यहाँ वर्षा की एक बूंद का तबला बजाते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 93, सृजन। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता।
कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद इस प्रकार है। हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब यहाँ दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। आपके अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं जो कि आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्य हैं। इनका उपयोग करते हुए एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। ये संकेत हैं: बारिश के बाद उपवन में सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। वर्षा से जुड़े गीत, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनें अब, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। रिपीट। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 94। आज की पहेली। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। यहाँ कुछ पहेलियां हैं और उनके साथ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन पहेलियों को बूझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक चमकते हुए सूर्य का चित्र है और उसी के साथ पंक्तियां हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर बताइए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक फसल का चित्र है और इसी के साथ पंक्तियां हैं। हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। अब आप इन पंक्तियों के द्वारा इस मौसम का नाम सोचिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बादल है और उससे बरसती बूंदें हैं। इसके साथ जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर सोचिए। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उसके साथ ही पहेली है। पत्ता पत्ता गिरता जाए। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उन फूलों के चित्र के साथ ही पहेली इस प्रकार है। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। तो अब आप बूझिए ये कौन सी ऋतु है। यहीं इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं और उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। तो अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से
पहेली का उत्तर सोचें। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें ऊन की बनी हुई टोपी और मफलर का चित्र है। उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस ऋतु के नाम को सोचिए। झरोखे से आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उसे लिखा है मुकुटधर पांडेय ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता ग्रीष्म का अंश। ग्रीष्म। बीते दिवस बसंत के, लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास। अवनी आतप से लगी, जलने सब ही हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल। रवि मयूख के ताप से झुलस गए बन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूप तड़ाग। लगी आगपुर ग्राम में, चिंता बढ़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे, भय सदैव उर्धार। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चमकते हुए सूर्य का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 95। साझी समझ। अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। खोजबीन के लिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है: www.youtube.com/V equal to कैपिटल T 6, कैपिटल V, कैपिटल A, कैपिटल V, कैपिटल O, C, कैपिटल U, B, कैपिटल Y, कैपिटल U। आंधी पानी। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: www.youtube.com/WATCH V equal to V 6, कैपिटल D डैश, कैपिटल Q, कैपिटल B, E, कैपिटल N 2 U 8। वसंत। वसंत से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: https://www.youtube.com/WATCH V _ कैपिटल P 5 Z डैश, कैपिटल V 8 1, कैपिटल Y C 0। ऋतुएं। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: www.youtube.com/WATCH V I, कैपिटल Y, कैपिटल V, कैपिटल X, A, कैपिटल E 2, कैपिटल H, कैपिटल H A 8। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।